अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता है कि हमने बीएलएलबी एंट्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग शुरू की है, जिसमें अभी तक हमने जो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री को कवर किया है। तो उसके सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन भी करना चाहते हैं, जहाँ पर आप लाइव हमारे साथ इंटरेक्ट करके ये सारा जो है समझ सकते हैं, साथ ही स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप हमारे जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसको ज्वाइन करें। तो आज हम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लीगल एप्टीट्यूड शुरू करने वाले हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये एलएलबी जो है एक अंडर ग्रेजुएट लॉ कोर्स है विच इज ऑफर्ड इन मोस्ट कॉमन लॉ कंट्रीज एज अ प्राइमरी लॉ डिग्री एंड इट सर्व्स एज द फर्स्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स। जो लॉ के प्रोफेशन में एज अ लॉयर, एज अ जज काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेसिक प्राइमरी डिग्री मानी जाती है। जिस कोर्स को आप करने जा रहे हैं, ये एक लैटिन वर्ड है लिंगम बैकलोरस, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज या बैचलर ऑफ लॉज। अब इसके बाद दो टर्म्स हम अक्सर सुनते हैं लॉ के बारे में, एक लॉयर, दूसरा एडवोकेट। हालांकि आम आदमी के लिए इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो लॉयर को भी वकील ही कहेगा, एडवोकेट को भी वकील ही कहेगा। लेकिन जो लीगल टर्मिनोलॉजी में लॉयर की एक अलग डेफिनेशन है, एडवोकेट की एक अलग डेफिनेशन है। लॉयर इज ऑल्सो नोन एज अटॉर्नी और बैरिस्टर, इज अ ब्रॉड टर्म फॉर एनीवन विद अ लॉ डिग्री लाइक एन एलएलबी। तो जिसके पास भी एलएलबी की डिग्री है, बीएलएलबी की डिग्री है, तो उसको हम लॉयर कहते हैं। या कुछ कंट्रीज में लाइक इंग्लैंड में हम बैरिस्टर कहते हैं, यूएसए में हम अटॉर्नी भी इनको बोलते हैं। जो बेसिकली लॉयर कौन होता है? हु प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस और सर्विसेज, जो हमें लीगल एडवाइस देता है, जो लीगल सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। बट एडवोकेट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉयर। लेकिन जब हम कहते हैं एडवोकेट, तो ये एक अलग टाइप का लॉयर होता है। खासतौर से इंडिया में हम बात करें, जो बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई करता है, एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जाम जो होता है, इसको क्वालिफाई करता है, तो उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ये जो बार काउंसिल का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और जब आपको ये लाइसेंस मिल जाता है, तो आप किसी भी बार में, बार काउंसिल इसको बोलते हैं, बार में के अंदर किसी भी बार का मेंबर बन जाते हैं, और फिर आप वहां पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और आपको ये अथॉरिटी दी जाती है, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद, ये डिग्री एनरोलमेंट के बाद जब आप एनरोल बार में हो जाते हैं, इट ग्रांट्स यू द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स एंड आर्ग्यू केसेस इन कोर्ट। आप अपने क्लाइंट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर। इसलिए हम कहेंगे कि एवरी एडवोकेट इज अ लॉयर, एवरी एडवोकेट इज अ लॉयर, बट नॉट एवरी लॉयर बिकम्स एन एडवोकेट। लेकिन हर एक लॉयर एडवोकेट नहीं बनता। जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करते, जब तक आप मेंबर नहीं बनते बार का, तब तक आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो दो टर्म्स है, लॉयर और एडवोकेट, इसमें यही डिफरेंस है कि हर कोई जिसके पास बीएलएलबी की डिग्री है या एलएलबी की डिग्री है, उसको हम लॉयर बोल सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस करे या ना करे, क्योंकि डिग्री तो उसके पास है। लेकिन जो एग्जाम क्वालिफाई करता है, बार का मेंबर बन जाता है, तो उसके पास ये अथॉरिटी बन जाती है कि वो कोर्ट को प्रेजेंट करेगा, वहां पे केस लड़ेगा, तो फिर उसको एडवोकेट बोला जाता है। तो आगे थर्ड टर्म हमारी है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस तरह हमने देखा एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट करता है, डिफेंड करता है। और एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट के अंदर, स्टेट्स के अंदर जो है गवर्नमेंट को डिफेंड करता है। अब अगर कोई बंदा है जिसने क्राइम किया है और वो केस उसकी ट्रायल चल रही है कोर्ट के अंदर, तो वो किसी प्राइवेट एडवोकेट को हायर करता है। लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है, क्योंकि उसकी तरफ से माना जाता है स्टेट, क्योंकि उसका डिफेंस स्टेट करता है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसने केस किया है, तो फिर वो बंदा जो है उसकी तरफ से प्रोसिक्यूटर होता है, जो बेसिकली एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का।
और इसका काम क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है एक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग द लॉ, उनके खिलाफ काम करना। जिन जिन लोगों ने कानून के खिलाफ काम किया है, कानून को तोड़ा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है, किसी बंदे के साथ ज्यादती की है, उनके साथ जो है इसको फाइट करनी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या प्रोसिक्यूटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो काम करता है और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कोर्ट के अंदर केसेस होते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं गरीब आदमी ही कोर्ट में जाता है, केस करता है, उसके पास वकील को देने के लिए कोई पैसा नहीं होता। तो जो बंदा अमीर आदमी है वो किसी भी बड़े वकील को हायर करेगा और अपने आप को बचा लेगा, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट इस जो है डिफेंडर की तरफ से जो है प्लेंटिफ की तरफ से जो है केस लड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर, यानी एक तरीके से हम कहेंगे गवर्नमेंट वकील होता है जो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से केस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ इज डिटेनू, ए पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ, एक बंदा जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर बंद रखा जाता है। तो ये डिटेनी कौन होता है? डिटेनू इज अ पर्सन हेल्ड इन कस्टडी, जिसको कस्टडी में रखा जाता है स्पेसिफिकली अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की हम बात करें, विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन, इनको कोई ट्रायल नहीं होती, इनके ऊपर कोई केस नहीं लगता और न इनको कन्विक्ट किया जाता है, न इनको सजा दी जाती है, न इनको सजा सुनाई जाती है। उनको सिर्फ एम्ड एट प्रिवेंटिंग फ्यूचर ऑफेंसेस रादर देन पुनिशिंग पास्ट, यानी इन्होंने पास्ट में कोई गलती उसके लिए इनको नहीं पकड़ा जाता, बल्कि फ्यूचर में ये कोई क्राइम ना करे, कोई ऑफेंस ना करे, इसलिए इनको बंद रखा जाता है। क्योंकि जो अंडर सेक्शन 7 ऑफ रेलेवेंट एक्ट्स, दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर डिटेंशन एंड गिवन द राइट टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन। तो सेक्शन 7 क्रिमिनल लॉ का कहता है कि ये जो लोग होते हैं जिनको डिटेन किया जाता है, इनको ये राइट होता है कि इनको बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि वाई दे आर इन अंडर डिटेंशन, वो डिटेंशन में क्यों है, और उनको ये हक दिया जाता है कि मेक ए रिप्रेजेंटेशन, कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, प्रूव करें कि वी आर इनोसेंट। तो इसको बोलते हैं डिटेंशन। अब इसी के साथ दूसरी टर्म है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है जब एक इंसान को किसी भी कोर्ट कचहरी से बाहर या कोई कन्विक्ट नहीं किया जाता, लेकिन इसको बंद रखा जाता है कि मे बी ही मे कमिट फ्यूचर क्राइम इन फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम करेगा, इसलिए उसको बंद रखा जाता है। यानी जो गलती उसने नहीं की है उस गलती की सजा उसको दी जाती है। मगर क्यों दी जाती है? क्योंकि स्टेट का कहना होता है कि सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी। इसका मकसद है कि नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है और एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करना है। यानी स्टेट कहती है कि हमने इस इंसान को इसलिए बंद रखा है कि कहीं ये बाहर जाकर कोई डिस्टर्बेंस ना करे, कोई स्टेट के खिलाफ काम ना करे, सोसाइटी में पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया जाता है। तो अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो बंदा होता है, तो इसके बारे में ये जाने कि फंडामेंटल राइट्स जो है, इसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन स्टेट उनको कहती है कि भाई हम जो है हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, हम स्टेट को बचाना चाहते हैं, तो इसलिए इसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो इससे छीने जाते हैं कि ये अदरवाइज ये हैबस कॉर्पस में जो जाके कोर्ट में अपील भी करता, क्योंकि विदिन 24 आवर जो है इसको फिर बेल हो जाती, लेकिन ऐसे बंदे को बेल नहीं होती, क्योंकि स्टेट कहती है कि इसका बाहर रहना लोगों के फंडामेंटल राइट्स को या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हमारे पास एक वर्ड है क्रिमिनल, जो अक्सर हम सुनते हैं, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्रिमिनल लॉ होता है, तो कानून की नज़र में कौन क्रिमिनल होता है? हमारे कहने से हम किसी को देखते हैं, किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, हम कहते हैं ये क्रिमिनल है, लेकिन लॉ ऐसा नहीं मानता, क्योंकि लॉ में क्रिमिनल की एक अलग डेफिनेशन है। क्रिमिनल इज एन इंडिविजुअल हु हैज ब्रोकन द लॉ रेंजिंग फ्रॉम पेटी ऑफेंसेस टू सीरियस क्राइम्स। जिसने कोई सीरियस या कोई छोटा सा क्राइम किया हो, कानून को तोड़ा हो, ऐसे को बंदे को कहा जाता है क्रिमिनल।
But criminal law focuses on punishing offense against the state governed by principle like, लेकिन जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो कैसे क्रिमिनल को सजा देता है? क्या हर एक बंदा जिसने कानून तोड़ा है क्या उसको सजा हो जाती है? नहीं, बल्कि गवर्नमेंट, स्टेट, जुडिशरी ये देखती है कि इसमें प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कौन सा प्रिंसिपल? मेंस रिया एक लीगल टर्म है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी इसका इंटेंशन क्या था। मिसाल के तौर पे कोई बंदा गाड़ी चला रहा है और बीच में कोई बंदा आ गया, उसको टक्कर आ गई और वो मर गया, तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। तो क्या हम कहेंगे ये क्रिमिनल है, इसको सजा होनी चाहिए, इसको डेथ सेंटेंस होना चाहिए, या इसको जेल में बंद रखा जाना है क्योंकि इसने अपनी गाड़ी के नीचे किसी को कुचल दिया? क्या ऐसा होगा? हालांकि उसने क्राइम तो किया है, उसने गलती तो की है, उसने किसी की जान ली है, ये कोई मामूली चीज उसने जान ली है, लेकिन यहां पर एक प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है कि यानी हर एक बंदा क्रिमिनल नहीं होता जब तक आपको यह पता ना लगे कि गिल्टी माइंड था, इसमें मिन्सरिया का प्रिंसिपल था या एक्टस रियूस का प्रिंसिपल, गिल्टी एक्ट, कि इसने ये जो काम किया है जानबूझकर किया है, इसके दिमाग में इंटेंशन था किसी को मारने का, तो गाड़ी को इसने एज अ वेपन यूज किया। तो इसलिए ये चीज देखी जाती है। अगर ये प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई नहीं होगा तो वो ड्राइवर दूसरे या तीसरे दिन छूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लाइसेंस होती है गाड़ी के ड्राइवर के पास। वो लाइसेंस क्यों होती है? वो इसलिए नहीं होती कि लाइसेंस टू किल, बल्कि उसमें बोला जाता है कि भाई ये गिल्टी माइंड नहीं था, ये गाड़ी चला रहा था, वो बीच में आ गया, तो इसका मतलब यह है कि इसने जानबूझकर उसको नहीं मारा है। तो इसलिए कोर्ट ये देखता है कि किस सिचुएशन में, किन सर्कमस्टेंसेस में ये क्राइम हुआ है, और तब जाके उस बंदे को क्रिमिनल ठहराया जाता है। अगर लोगों तक रखेंगे तो उसको तो वही सारे हम लोग पकड़ के मार देंगे। तो इसीलिए एग्जांपल्स हम थेफ्ट की बात करें, असॉल्ट की बात करें, फ्रॉड, लीगल विद लीगल, पुलिस, कोर्ट सिस्टम और रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। तो जितने भी क्राइम्स होते हैं, चाहे चोरी हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई फ्रॉड हो, तो इसमें पुलिस और जुडिशरी का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, प्रोसिक्यूशन करना। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब होती है, प्रोसिक्यूशन होता है, इसके बाद पता चलता है कि ये बंदा क्रिमिनल है कि नहीं, इसने क्राइम जानबूझकर किया था या ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं था। तो इसलिए पुलिस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद ये साबित होता है कि कौन क्रिमिनल है। तब तक वो सिर्फ एक्यूज्ड माना जाएगा कि भाई इसको पकड़ा है हमने और ये हो सकता है क्रिमिनल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो एक्यूज्ड है वो क्रिमिनल भी होगा। बाद में बहुत सारे लोगों को पुलिस बाइज्जत बरी छोड़ जाती है। अच्छा, अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है? यानी इज एन इंडिविजुअल हु इज करंटली इन जुडिशियल कस्टडी और रिमांड। एक इंसान जो जुडिशियल कस्टडी में है, रिमांड के अंदर है, पुलिस के अंदर बंद है और उसके ऊपर केस चल रहा है और वो इंतजार कर रहा है, वेटिंग ट्रायल फॉर ए क्राइम, वो इंतजार कर रहा है, दे आर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, कि जो उसने क्राइम किया है उसमें जिस क्राइम में वो इन्वॉल्व है, तो अब वो इंतजार कर रहा है कि उसके बारे में कोर्ट का फैसला क्या आएगा। तो अभी तक इसको बोलेंगे अंडर ट्रायल, यानी अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये बंदा जो पुलिस के जिसको अरेस्ट किया है या जिसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है कि ये गिल्टी है कि नहीं, इसने वाकई क्राइम किया है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, पुलिस किसी इंसान को पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, केस भी चलता है और तो बाद में पता चलता है कि ये तो इनोसेंट था, क्योंकि शक की बुनियाद पर उसको अरेस्ट किया जाता है। एक्यूज किसी इंसान ने उसका नाम दे दिया, उसको पकड़ लिया, लेकिन अंडर ट्रायल है तो अभी ये बता नहीं सकते कि वो क्रिमिनल है। तो इसीलिए उनको बोला जाता है दे आर कंसिडर्ड अनकन्विक्टेड प्रिजनर्स। ये कैदी होते हैं लेकिन अनकन्विक्टेड, इनको अभी किसी केस में इनको मुलजिम नहीं ठहराया गया है, यानी अभी ये कैदी होते हैं लेकिन कोई फैसला इनके बारे में नहीं आया होता है। एंड आर लीगली प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और कानूनी तौर से इनको इनोसेंट कहा जाता है, ये बेगुनाह होते हैं जब तक प्रूवन गिल्टी, जब तक कोई सबूत इनके सामने ना हो, जब तक ये साबित ना हो इसने क्राइम किया, तो तब तक हम इसको इनोसेंट ही मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, दैट डजंट मीन कि वो गिल्टी है, वो क्रिमिनल है,
और उसको सजा होगी, क्योंकि हर कोई बंदा जब तक कोई प्रूव नहीं होता कोर्ट के अंदर, जब तक उसे सजा नहीं होती तब तक वो इनोसेंट ही होता है। अनलाइक कन्विक्ट्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फेसिंग अ ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जिस तरह कन्विक्ट्स होते हैं तो इसी की तरह वो कोर्ट में इंतजार करते हैं ट्रायल का कि कब उनके बारे में फैसला आएगा। अच्छा, अब है एक्यूज्ड पर्सन। हाँ सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल महराज मलिक जो डोडा के एमएलए हैं, उनको अंडर ट्रायल में रखा है सरकार ने इस समय। नहीं, अंडर ट्रायल में नहीं है, वो डिटेंशन में है। उनको बेसिकली क्योंकि उनके ऊपर केस नहीं लग रहा है, उनको पकड़ा गया है, जेल में बंद रखा गया है और आराम से वहां पे वो चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। और पुलिस कहती है इसने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर केस भी नहीं चलेगा और न इसको सजा होगी। लेकिन तब तक ये बंद रहेगा जब तक हमें ये पूरी तरह से हमें ये सेटिस्फेक्शन ना हो कि इसके बाहर निकलने से कोई लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो डिटेंशन में है। ठीक है, पीएसए लगा है ना। तो एक्यूज्ड पर्सन किसको बोलते हैं? क्रिमिनल में और एक्यूज्ड पर्सन में क्या फर्क है? कोई बताएगा आप में से? जिस पर इल्जाम लगा हो वो हो गया एक्यूज्ड पर्सन, जिस पर वो इल्जाम साबित हो गया हो वो हो गया क्रिमिनल। वेरी गुड। तो इसीलिए आपको भी ये समझना ही चाहिए, आज से आपको भी एक लॉयर की तरह बिहेव करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में क्या होता है ना, अगर कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ के ले जाता है, हम कहते हैं भाई ये तो क्रिमिनल है, पता नहीं इसने कौन सा कांड किया है, कौन सा बड़ा क्राइम किया है, ड्रग स्मगलर है या कोई और है, क्या है, हम उसके बारे में बात करना शुरू। लेकिन ये कानून की नजर में ये सही नहीं है, क्योंकि ये अभी एक्यूज्ड है, अभी इसके ऊपर ये साबित ही नहीं हुआ। हो सकता है कल पुलिस उसको बाइज्जत अपनी गाड़ी में लेकर घर में ठहरे और फिर कहे सॉरी हमें गलती हो गई थी, हमें किसी और को पकड़ना था और हमें आपका नाम आ गया। तो इसका मतलब होता है एन एक्यूज्ड पर्सन इन इंडिविजुअल फॉर्मली चार्ज्ड विद और अरेस्टेड फॉर कमिटिंग ए क्राइम बट नॉट येट ट्राइड और कन्विक्टेड। लेकिन एन एक्यूज्ड पर्सन वो है जिसको हमने पकड़ा है, उसको चार्ज लगाया है और उसको अरेस्ट भी किया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ, अभी उसको कोई सजा नहीं हुई। तो मे बी ये एक्यूज्ड पर्सन कल छूट भी जाएगा और इसके ऊपर कोई केस भी नहीं होगा। ऑल्सो नोन एज डिफिडेंट, इसको डिफिडेंट भी बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। दिस पर्सन होल्ड फंडामेंटल राइट्स, इसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंक्लूडिंग प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये अपने आप को प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। द राइट टू लीगल काउंसल, वो वकील को हायर कर सकता है। एंड एबिलिटी टू कन्फ्रंट विटनेस, और जो उसके खिलाफ बोलता है उसका कन्फ्रंट करेगा, उसके साथ बहस करेगा, डिस्कशन करेगा। यानी कब किसी इंसान को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो इससे साबित नहीं होता कि वो क्रिमिनल है, बल्कि उसको बराबर सारे फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं और ये इसको पूरा ये हक दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित करे। अब है दो इंपॉर्टेंट टर्म जो अक्सर हम कोर्ट्स में यूज करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं एक्यूज्ड पर्सन और अंडर ट्रायल पर्सन में फर्क क्या है? हाँ जी, एक्यूज्ड पर्सन है जिसको हमने पकड़ा है और नॉट यट ट्राइड और कन्विक्टेड, अभी उसको कोई सजा नहीं हुई है, अभी वो सिर्फ बंद है। लेकिन जो अंडर ट्रायल है उसके ऊपर चल रहा है मुकदमा, उसके ऊपर केस चल रहा है और पता नहीं कोर्ट का फैसला क्या आएगा। लेकिन एक्यूज्ड है जिसको हमने सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन पर भी मत अभी फैसला हुआ है कि इसने वो क्राइम किया है, ना ही अंडर ट्रायल पर्सन पे ये हुआ है कि उसने क्राइम किया। इन दोनों को पकड़ा हुआ, ये दोनों अंडर ट्रायल ही है, अभी इन पर प्रोसीडिंग्स हो रही है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो फर्क क्या है, एक्यूज्ड पर्सन है जिसको हमने पकड़ा है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ, अभी उसमें कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा है, अभी वो सिर्फ पुलिस की कस्टडी में है और उसको ये भी ये राइट दिया गया है कि वो अपने आप को जो है इनोसेंट साबित करे। लेकिन जो अंडर ट्रायल है यानी उसके ऊपर केस चल रहा है और कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, दोनों पार्टियां लड़ रही है और अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है उसके बारे में, है ना, ये फर्क है उनमें। अच्छा, प्लांटिफ एंड डेफिडेंट, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, बाद में मैं इस पे बात करूंगा, आवाज में कुछ गड़बड़ आ रही है।
चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। प्लेंटिफ एंड डेफिडेंट, जैसे दो बंदे होते हैं, जब भी केस होता है उसमें दो पार्टियां होती है। एक वो पार्टी जिसके साथ ज्यादती हुई है, और एक वो पार्टी जिसने ज्यादती की है या जिसके ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अभी कहीं पे कार एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदा गाड़ी चला रहा था, तो उसने किसी को टक्कर मारी। अब जिसको टक्कर मारी वो इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया, तो उसको प्लेंटिफ कहते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजी में उसको प्लेंटिफ कहते हैं, क्योंकि उसका नुकसान हुआ है। और ये जो इंजर्ड पर्सन है ये कोर्ट में जाता है, पुलिस के पास जाता है, और इस ड्राइवर के खिलाफ केस करता है कि इसने मुझे ठोका, इसने मुझे टक्कर मारी है, इसने मुझे जख्मी कर दिया, तो ये केस करता है। तो इसको बोलते हैं प्लेंटिफ। अब जिसके खिलाफ उसने केस किया ड्राइवर, तो ड्राइवर यहां पे बन गया डिफेंडेंट। ड्राइवर क्या बन गया? डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ केस हुआ है। तो ये दो बंदे हैं, केस करने वाला और जिसके खिलाफ केस किया है वो बंदा। तो जो केस करता है वो प्लेंटिफ है, जो जिसके खिलाफ केस किया वो डिफेंडेंट है। मिसाल के तौर मेरे पास जमीन है, तो मेरी जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। अब मैं कोर्ट में जाता हूं, पुलिस के पास जाता हूं, और मैं वहां पे केस जो है रजिस्टर करता हूं, तो मैं बन गया प्लेंटिफ। अब जिसने मेरी जमीन पे कब्जा किया है, तो उसके खिलाफ मैंने केस किया, उसको हम बोलेंगे डिफेंडेंट। So the plaintiff is the party who initiates a lawsuit in a civil case seeking a remedy for alleged harm, while the defendant is the party being sued or accused. तो plaintiff वो बंदा होता है जो केस करता है और अपन जो उसको नुकसान हुआ है उसकी रेमेडी मांगता है, इंसाफ मांगता है, और जिसके खिलाफ वो करता है, जिसको वो कोर्ट में बुलाता है, जिसको वो एक्यूज्ड मानता है, जिसको वो मुल्जिम ठहराता है, उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। अब इन दो में क्या फर्क है? Plaintiff bears the burden of proof to establish liability. Plaintiff के लिए जरूरी है कि वो burden of proof लाए, यानी वो उसके पास सबूत होना चाहिए, उसके पास विटनेस होना चाहिए, उसके पास प्रूफ होना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लाइबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसने किसी को मुल्जिम ठहराया है, अगर उसने किसी को केस किया है, तो उसके पास पूरी तरह से सबूत होना चाहिए। Whereas defendant files an answer to defend against these claims. लेकिन जबकि जो डिफेंडेंट है वो सिर्फ अपना फाइल केस करता है, और जो उसके ऊपर क्लेम हुई है उसको डिफेंड करता है, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो याद रखना चाहिए, जब भी कोई बंदा कोर्ट में केस करने जाए, उसको पहले यह देखना है कि मैं जिसके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, क्या मेरे पास वाकई प्रूफ है, सबूत है। अगर विटनेस है, सबूत है, प्रूफ है, तब जाके मैं कोर्ट में जाके केस करूंगा। अदरवाइज जो उल्टा हो जाएगा, फिर जिसके खिलाफ आप केस करोगे, अगर प्रॉपर आपके पास प्रूफ नहीं होगा, सबूत नहीं, ऐसे ही किसी को आपने डिफेम किया, तो फिर उल्टा आपको केस ठोका दिया जाएगा। जैसे आजकल आप देखते हैं कश्मीर में जो है हमारे जो है मौलवी हामिद साहब जो है, उनके खिलाफ संदीप मावा का केस चल रहा है कि संदीप मावा कहता है कि भाई हामिद साहब ने ये काम किया, लेकिन अब जबकि उनके पास प्रूफ नहीं है या सबूत नहीं है, वो कोर्ट में नहीं गए, तो यहाँ से केस वापस चला गया कि आपने हमें डिफेम किया। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। प्लेंटिफ के लिए ज़रूरी है कि उसके पास प्रॉपर प्रूफ हो, वैलिड रीज़न हो, तब जाके वो किसी के ऊपर केस कर सकता है। तो ये दो चीजें होती है, जो केस करने वाला है वो प्लेंटिफ होता है, जिसके खिलाफ केस करता है वो डिफेंडेंट होता है, और केस करने वाले को प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ याद रखना चाहिए। ओके, उसके बाद है नंबर 10 जजेस वर्जन। जजेस वर्जन का मतलब होता है कि हम जब कोर्ट में जाते हैं, वहां पे दोनों साइड के एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, वो केस लड़ते हैं, और हर कोई अपने आप को प्रूव करता है कि मैं सही हूं। और जो बंदे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, वो उन दोनों का कहना होता है कि हम सही है। तो लेकिन लास्ट में जो फैसला आता है वो जजेस वर्जन होता है। जज का काम होता है इन दोनों पार्टीज को सुनना, दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स को सुनना, दोनों पार्टीज के दोनों साइड के विटनेसेस को देखना, केस के हर एक पहलू को स्टडी करना, और लास्ट पे जज का वर्जन आता है, जिसको हम अक्सर में बोलते हैं जजेस जजमेंट या जजेस ओपिनियन या जजेस रूलिंग। कोर्ट की रूलिंग, कोर्ट की ओपिनियन, जज का जजमेंट। और ये क्या होता है? represents the official legally binding determination of a case outlining the facts, reasoning and final decision. ये एक ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बाइंडिंग होती है,
केस के हवाले से जो सबको मानना पड़ता है, और ये फाइनल डिसीजन होता है, कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है एक जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से, और इट सर्व्स नॉट ओनली टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इसका मकसद क्या होता है, जजेस का वर्जन, जजेस का जो फैसला होता है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं दोनों पार्टीज के बीच में वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और जजमेंट क्या होता है, इज अ फॉर्मल कोर्ट डॉक्यूमेंट साइन्ड बाय द जज, जिसको जज का सिग्नेचर होता है, और ये डिसीजन दोनों पार्टीज को मानना होता है, दोनों साइड की पार्टीज या एडवोकेट उसको मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। यानी यही डिफरेंस है। हम जो घरों के अंदर फैसले करते हैं, मोहल्ले में फैसले करते हैं, वहाँ पे जो पार्टी, जिस पार्टी के खिलाफ हम बोलते हैं उनको हम कहते हैं कि आपने गलती की है, वो फिर क्या बोलते हैं, हम नहीं मानेंगे, चले जाते हैं, फैसला नहीं मानते। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता। कोर्ट के डिसीजन को सबको रेस्पेक्ट ऑनर करना पड़ता है, और कोर्ट के डिसीजन को मानना आपके लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ओनली इनके हिसाब कि आप अपील बाद में करें, लेकिन वहां पर जज का डिसीजन फाइनल होता है। आप जज के डिसीजन को, फाइनल अथॉरिटी को जो है चैलेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद आता है विटनेस। हाँ जी, क्या कहते हैं, जो एक जज का जजमेंट होता है ना, उसको बाकी कोर्ट्स या फिर केसेस में भी यूज कर सकते हैं ना एज एन आर्ग्यूमेंट। हाँ। उस प्रिंसिपल क्या कहते हैं? वो बेसिकली देखो, जब किसी कोर्ट का फैसला आ गया किसी केस के बारे में, आज से पहले 2 साल या 3 साल, फिर अगर सेम सिचुएशन का वैसा ही केस आ गया ना, मतलब दोबारा, तो उसमें रेफर की जाती है वो जजमेंट। देखिए भाई, ऐसा ही केस आज से 2 साल पहले था, वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी, तो उस जगह जज उस ऑर्डर को कोर्ट करता है और कहता है कि भाई पास्ट में भी ऐसा ही डिसीजन हुआ है। क्योंकि ये कानून बनता है ना, जो जज का फैसला होता है ये फिर सिर्फ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये हर उस चीज के ऊपर अप्लाई होता है जिसकी सिचुएशन आप जैसी हो। तो इसलिए इसको अप्लाई किया जाता है, इसको कोर्ट किया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कि जो कोर्ट्स के फैसले होते हैं ना, हमारे यहाँ होते हैं ऑल इंडिया रिपोर्ट AIR, उसमें क्या होता है, जितने भी आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उनकी एक किताब बनती है, एक फाइल बनती है, वो पब्लिश होती है हर लाइब्रेरी, और आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, पहले उसकी फाइलें बनती थी, हर एक लाइब्रेरी में जाती थी, हर एक कोर्ट में रहती थी, ताकि जब भी कभी ऐसा केस फ्यूचर में आता था कहीं पर, उसकी रेफरेंस दी जाती थी। देखो उस केस में ऐसा हुआ था, तो सेम सिचुएशन यहां पर हो जाती है। क्योंकि कोर्ट का डिसीजन सिर्फ आपके लिए नहीं होता, ये ऐसे हर एक इंसान के लिए होता है जिसकी सिचुएशन ऐसी ही हो। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जज का जो फॉर्मल डिसीजन होता है ये सबको मानना पड़ता है, इसको अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। देन विटनेस। विटनेस क्या होता है? विटनेस इज एन इंडिविजुअल हु ऑब्जर्व्स एन इवेंट such as crime or accident or provide testimony in the court of law regarding information they possess। यानी एक इंसान जो किसी क्राइम को अपनी आंखों से देखता है, अपने सामने होते हुए देखता है, और किसी भी एक्सीडेंट को या किसी भी इवेंट को देखता है, फिर उसके बाद वो कोर्ट में आके इस बात की गवाही देता है कि उसके पास ये इंफॉर्मेशन है, जिसकी बेस पे कोर्ट बाद में फैसला सुनाता है, उसको विटनेस बोलते हैं। और ये विटनेस जो होता है ना, दे आर क्रूशल फॉर एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड कैन बी सबपोनेटेड टू गिव एविडेंस। तो ये एविडेंस माना जाता है। विटनेस कोई बंदा जो होता है, इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये एविडेंस होती है, और इस विटनेस की वजह से समवन हु वैलिडेट सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट, कि विटनेस जो है इसका सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे जब होता है तो वो एक सबूत, एक प्रूफ माना जाता है। यानी जो भी फैसले हमारे कोर्ट्स के अंदर होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विटनेस। क्योंकि न जज को पता है क्रिमिनल कौन है, न वकील को पता होता है क्रिमिनल कौन है, बल्कि ये सारी चीजें विटनेस ही डिसाइड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे कोर्टों के अंदर जो फैसले सही नहीं होते उसमें विटनेस की कमी होती है। अगर विटनेस सही होगा, सही तरह से अपनी जो है अपना बयान देगा, तो उस बेस पर जस्टिस हो सकती है। तो विटनेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए कोर्ट में उनसे जो है ओथ, कसम लिया जाता है, टेस्टिमनी ली जाती है, ताकि वो प्रूव करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि उसी बेस पे फिर सजा भी सुनाई जाती है। अच्छा, अब इसके बाद एक और टर्म हमारे पास आती है, लीगल टर्म आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है?
देखिए कोर्ट्स में बहुत बहुत सारे केसेस होते हैं, आते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है और काफ़ी कंज्यूमिंग टाइम होता है। लेकिन कभी क्या होता है, जब एक इंसान कोर्ट में जाता है उसके अंदर काफ़ी जोश होता है कि मैं जाऊंगा यहाँ से तो 2 दिन के बाद मैं लेके आऊंगा फैसला। लेकिन जब उसके फिर जूते घिसते हैं आने जाने में, वकीलों की फीस अदा करने में, फिर वो थक जाता है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता यह है कि वो केस वापस ले ले, लेकिन दूसरा होता है कि वो कोई फैसला करे जो उनके बीच में डिस्प्यूट है। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो उसके लिए क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर का होना जरूरी होता है। आर्बिट्रेटर कौन होता है? इज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी एक्सपर्ट। एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट होता है, एक तीसरा बंदा होता है जिसका काम होता है, जो एक्सपर्ट होता है, लॉयर होता है, लॉ नोइंग पर्सन होता है, रिटायर्ड जज होता है, अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। इसको अपॉइंट किया जाता है कि ये कोर्ट से बाहर ही डिस्प्यूट को ठीक कर खत्म कर दे। एक्टिंग एज अ प्राइवेट जज टू हियर एविडेंस, अप्लाई लॉज एंड इशू ए फाइनल बाइंडिंग डिसीजन नोन एज अवार्ड। तो ये एक प्राइवेट जज की तरह काम करता है। कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट के जजेस, यानी वो होते हैं पब्लिक जजेस। लेकिन ये प्राइवेट जज का बाहर जा रहकर ये काम करता है एक प्राइवेट जज की तरह, और वो सारे एविडेंस सुनता है, लॉज को अप्लाई करता है और फिर अपना फाइनल डिसीजन देता है, जिसको हम अवार्ड कहते हैं। लेकिन जो इसका डिसीजन होता है ना, ये भी एक लीगल जो है ना, इसकी भी एक लीगल बाइंडिंग होती है, यानी इट इज एनफोर्स्ड इन लॉ। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन एम्स टू अवॉइड लिटिगेशन। आर्बिट्रेशन क्यों कराई जाती है? क्योंकि लिटिगेशन में ना जाए, हम कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे, वहां टाइम काफी कंज्यूम होगा। उससे बचने के लिए हम आर्बिट्रेशन में आते हैं। तो आर्बिट्रेटर्स अवार्ड इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो इस आर्बिट्रेटर का फैसला होता है, जिसने फैसला दिया होता है कोर्ट के बाहर, वो होता है एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोर्ट में भी अगर जाएंगे तो वो वहां पर भी अप्लाई हो जाता है। तो आर्बिट्रेटर भी एक तरह से ही एक लीगल एक्सपर्ट होता है। रिटायर्ड जजेस होते हैं इसमें, या सीनियर वकील होते हैं जो केस को कोर्ट से बाहर ही सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें दोनों पार्टियां जो है राजी होनी चाहिए। सर हाँ जी सर, ये जो आर्बिट्रेटर होता है इसको पे कौन करता है? इसको ये दोनों पार्टियां पे करती है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह आप वकीलों को पे करते हैं और फिर आप गवर्नमेंट इसको जो है ना अपॉइंट करती है, लेकिन इसकी जो चार्ज, इसकी जो फीस होती है वो वही दो पार्टियां देती है जो कोर्ट से बाहर अपने जो है मसले का हल निकालते हैं। लेकिन इसका असली मकसद ये है कि जो कोर्ट में आप जाओगे और आपका लेंथी प्रोसेस होगा, और इसलिए उस चीज का सलूशन हम बाहर ही निकालेंगे शॉर्ट टाइम में, कोर्ट कचहरी के बाहर से बचना। ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, अच्छा अभी हमने पढ़ा बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज अ पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव और डिसप्रूव ए डिस्प्यूटेड फैक्ट, क्लेम और चार्ज इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि जो बंदा है, जो पार्टी है जिसने केस किया है, उसके पास सफिशिएंट एविडेंस हो, प्रूव करे वो या वो डिसप्रूव करे, और जो उसकी क्लेम है, जो उसने चार्ज लगाया है, उसके ऊपर उसके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। और इट एस्टैब्लिशेस साइड टिपिकली द प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूटर बेयर्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कन्विंसिंग द ट्रायर ऑफ फैक्ट जूरी और जज और जूरी। यानी ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये दोनों के लिए जरूरी है, यानी आपके लिए भी जरूरी है कि आप ये एविडेंस दो कि किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती की है। अब जो जिसके खिलाफ आप ये केस, उसके पास भी प्रूफ होना चाहिए अपने आप को जो है इनोसेंट साबित करने के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कोर्ट में जब कोई मुजरिम होता है, क्रिमिनल होता है, उसको सजा हो जाती है, तो जज उसको भी पूरा लास्ट में पूछता है कि भाई आपके पास है कोई ऐसा एविडेंस, आपके पास है कोई ऐसा प्रूफ जिससे यह साबित हो कि आप इनोसेंट हो। तो अगर उसके पास नहीं होगा, वो कहता नहीं मेरे पास नहीं है, तो जज कहता मैं मजबूर हूं, क्योंकि जो आपका दूसरा साइड है उनके पास पुख्ता सबूत है, विटनेस है, हर एक चीज है, तो उसकी बेस पे मैं जो है अपना फैसला सुनाता हूं। क्योंकि जज का कोई जो है ना, हम कहेंगे गैबी नॉलेज नहीं है कि वो फैसला सुना दे। अक्सर वो जज भी बोलते हैं कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी विटनेस आए, जितने भी हमने एविडेंस लाए, उन्हीं चीजों को सामने रखकर मैं फैसला सुनाता हूं। तो दैट मीन्स
कि कोर्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप या अपने आप को इनोसेंट साबित करते हैं या दूसरे को आप गिल्टी साबित करते हैं। अच्छा, एक और टर्म जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर भी काफी बार पूछा गया है, वो है सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब होता है ए मैटर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट, कि जो मैटर कोर्ट की कंसिडरेशन में है, कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो उसको सब जुडिस बोलते हैं। सब जुडिस बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अंडर ए जज। सब जुडिस यानी जज के अंडर या अंडर कंसिडरेशन। तो इसमें क्या होता है, इट इंडिकेट्स अ केस इज करंटली बिफोर अ कोर्ट। इसका मतलब होता है कि केस इस वक्त कोर्ट के अंदर है, और जो चीज कोर्ट के अंदर होती है, जिसके ऊपर अभी जज का फैसला आना है, जज उसको कंसिडर कर रहा है, उसके ऊपर अपना मशवरा, अपनी ओपिनियन देने वाला है, तो प्रोहिबिटिंग पब्लिक डिस्कशन, लोगों को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वंस की कोई भी केस चला गया सब जुडिस, तो लोगों को उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए, मीडिया को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, पब्लिकेशन कुड प्रेजुडाइज द ट्रायल टू इन्फ्लुएंस द वर्डिक्ट, और किसी न्यूज़पेपर में, अखबार में इसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्डिक्ट आने वाला है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों की बात नहीं चलती, यहाँ कोर्ट का अलग फैसला होता है, तो लोगों को उसमें नहीं घुसना चाहिए, इसलिए उसको बोला जाता है सब जुडिस। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि अगर किसी बात, कोई चीज कोर्ट के अंदर है, आप अपना फैसला सुनाते हो, अपनी ओपिनियन देते हो उसके बारे में, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, क्योंकि मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम अक्सर सुनते हैं, दैट इज अपील। अपील क्या होता है, जब हम देखते हैं कोर्ट में कोई फैसला आता है, तो जब वो फैसला आपके खिलाफ आता है, आपके हक में नहीं आता, तो फिर आपको लगता है कि मैं इस केस को आगे जाके लड़ूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उसके बाद वो फैसला फाइनल होता है। इसीलिए हम कहते हैं अपील इज अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस वेयर अ पार्टी रिक्वेस्ट्स अ हायर कोर्ट और अथॉरिटी टू रिव्यू एंड ओवरटर्न अ लोअर कोर्ट डिसीजन ड्यू टू लीगल एरर्स। अपील का मतलब होता है जब आप एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस शुरू करते हैं, जहां पर आप हायर कोर्ट से, जो आपका हायर कोर्ट है, जहां लोअर को या हायर अथॉरिटी है, उसको आप कहते हैं कि आप इसको रिव्यू करो, इस डिसीजन मुझे लगता है कुछ लीगल एरर हुआ है, कोई कानूनी गलती हुई है, कहीं पर कमी रह गई है, आप इसको जो है फिर से रीओपन करो। इट एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म फॉर एरर करेक्शन ensuring a fair judgment beyond law. An appeal can be an urgent request for aid or a description of something's attractiveness. यानी अपील क्यों की जाती है, एक एरर करेक्शन कि कहीं गलती अगर हुई है, या फेयर जजमेंट कि पूरी तरह से जजमेंट सही हो जाए, यानी आपको लगता है यहाँ मेरे साथ फेयर जजमेंट नहीं हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसके लिए। या अपील इसलिए भी की जाती है कि हमें कुछ मदद मिले, कुछ हमें सहूलियत मिले, अगर 10 साल की सजा हुई है 5 साल की हो जाए, तो इसलिए हम अपील करते हैं। अच्छा जी, 16 हमारा आता है अवार्ड। अवार्ड, ये कोई वो अवार्ड नहीं है जो गिफ्ट दिया जाता है, सर्टिफिकेट, बल्कि अवार्ड इन लॉ मीन्स फाइनल डिसीजन, जजमेंट और डिक्री एंडोर्ड बाय अ कोर्ट, जूरी और आर्बिट्रेटर दैट सेटल्स अ लीगल डिस्प्यूट, often involving the payment of money damage, property transfer, specific performance, while frequently as with arbitration is also to court order. यानी अवार्ड का मतलब होता है फाइनल डिसीजन या कोई फाइनल जजमेंट, या कोर्ट की तरफ से, आर्बिट्रेटर की तरफ से जो फाइनल डिसीजन आता है उसको अवार्ड कहते हैं, जिसमें जो है लीगली इन डिस्प्यूट उसको सॉल्व किया जाता है, जिसमें आपको अगर किसी का डैमेज आपने किया है तो आपको पेमेंट करनी है, प्रॉपर्टी अगर किसी लिए वो वापस करनी होती है, तो इसमें ये फैसला इसको बोलते हैं अवार्ड। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है क्वाजी जुडिशल। क्वाजी जुडिशल क्या होता है, एक टर्म है कि जो हमारी नॉन जुडिशल बॉडीज है, नॉन जुडिशल बॉडीज का मतलब होता है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बगैर कुछ ऐसी एजेंसीज है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको डिसीजन लेने का पावर दिया गया है, जो डिसीजन ले सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं कोर्ट की तरह, और वो भी लीगली अब मानना आपके लिए जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है,
या जो ट्रिब्यूनल जिनको हम बोलते हैं, ये भी बराबर कोर्ट की तरह डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं और लोगों को पेनलाइज करते हैं, इम्पोज फाइन करते हैं। और इसमें अगर हम देखें, ये टैक्सेशन के रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इश्यूज या लेबर डिस्प्यूट्स जो होते हैं, इनके बारे में ये फैसला सुनाते हैं, उन मैटर्स को ये सुनते हैं। लाइक हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, NHRC। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप जब जाते हैं तो आप वहाँ पे अपना केस लाते हैं कि भाई मेरे साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोर्ट की तरह आपकी बात सुनता है और वो भी फैसला सुना सकता है, जिसकी एक लीगल बाइंडिंग होती है। इसी तरह सिक्योरिटीज अपीलाइड ट्रिब्यूनल SAT जो होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI या कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, तो ये कुछ कमीशंस है, कुछ बॉडीज है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो बराबर कोर्ट की तरह काम करते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं, और वो चीज़ें आपको माननी पड़ती है, खास तौर से एनवायरमेंटल इश्यूज, लेबर डिस्प्यूट्स या टैक्सेशन के हवाले से। और इनको हम बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, यानी नॉन जुडिशियल एंटिटीज। अच्छा, नंबर 18 पे आता है ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है? An agreement made by 2 or more nations is primarily called a treaty। जब दो कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है ट्रीटी। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था कि जो हमारा पानी है, दरिया है, इसका पानी कितना वहां जाएगा, कितना हमें यहां रहेगा। तो इसके ऊपर एक ट्रीटी हुई है साइन, बड़ी फेमस ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, दो देशों के बीच में होती है। तो ये क्या होता है? दीज फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये भी कानूनी तौर होता है, लीगल बाइंडिंग इनकी भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो दूसरे दिन लड़ाई हुई तो आपने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, क्योंकि ये आते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल गवर्न करता है, तो इंटरनेशनल लॉ में ये आपके ऊपर बाइंडिंग होती है कि आपको ये ऑब्लिगेशन, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप एग्रीमेंट को ना तोड़े। often referred to as conventions, pacts, covenants या protocols। इनको बहुत हम कभी कन्वेंशन का नाम भी देते हैं, कभी पैक्ट्स का नाम भी देते हैं, कभी कोवेनेंट्स का नाम भी देते हैं, कभी प्रोटोकॉल्स का नाम भी देते हैं। यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन होता है, वो अंडर इंटरनेशनल लॉ आता है और इसकी भी एक लीगल बाइंडिंग होती है। दोनों पार्टीज के ऊपर, दोनों कंट्रीज के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वो इसको जो है बरकरार रखे। ठीक है।